जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरपीएफ, यानी कि जो आरपीएफ की वैकेंसी कांस्टेबल और एसआई के लिए आपकी चल रही है, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो उसके लिए हम जीके जीएस का जो बड़ा ही उसमें विशाल वेटेज है, यानी कि 50 नंबर का आपका जीके जीएस अकेला 120 नंबर में से पूछा जाता है। ठीक है, तो बड़ा ही कह सकते हो आप, बड़ा एरिया है जीके जीएस का, किसमें? आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में। अगर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की दोनों की अगर सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस क्या है? दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का क्या है? सेम है। थोड़ा सा आरपीएफ एसआई में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो 50 नंबर आपके जीके जीएस के वहां पूछे जाते हैं। 120 में से 35 नंबर का मैथ्स आता है और 35 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। तो 120 क्वेश्चन होते हैं, आपको 90 मिनट में वो करने होते हैं। तो आज हम 50-50 जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जीके जीएस का, आज हम उसका पहला यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं, आरपीएफ एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, ठीक है, जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनका अच्छे से विश्लेषण हर एक क्वेश्चन का करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और ये हमारी पहली क्लास होने जा रही है आज आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए। ठीक है, तो धैर्य बना करके आप बैठ जाइए और आराम से ईयरफोन लगा करके इस क्लास को सुनते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भूभाग वाला क्षेत्र है? ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं जो आरपीएफ एसआई और उसमें आपके कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है, यही आपके आधार होते हैं और इन्हीं से आप रिलेट करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो भूभाग है वो किसके पास सबसे कम भूभाग है? ठीक है, तो आपको बताना है कब से सबसे कम किसके पास है, तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं भूभाग क्षेत्र की बात करता हूं या एरिया वाइज बात करता हूं, ठीक है, तो सबसे बड़ा बड़ा जो एरिया होता है आपको पता है एशिया के पास है। किसके पास है? एशिया के पास है। एशिया के बाद आपका दूसरे नंबर का जो बड़ा बड़ा महादेव महादेश है अफ्रीका होता है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो जाता है। कौन हो जाता है? उत्तरी अमेरिका हो जाता है। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। दक्षिणी अमेरिका के बाद आपको पता है अंटार्कटिका के पास फिर उसके बाद एरिया है। अंटार्कटिका के बाद आपका यूरोप हो जाता है और यूरोप के बाद आपका सबसे छोटा जिसके पास आपका एरिया है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन हो जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो सबसे कम किसके पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? भाषण और अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको पता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है, जो आपका आर्टिकल 19 आपको प्रोवाइड कराता है। आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 देता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है कि जो 19 से लेकर के आपका 22 तक आपके स्वतंत्रता का अधिकार है और इस 19 के अंतर्गत आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और समानता के अधिकार की बात करते हैं तो 14 से लेकर के 18 आर्टिकल तक आपके ये समानता की बात करते हैं। और ये सभी जो आपके अनुच्छेद हैं ये वाले, और ये सभी क्या है आपके? ये है सभी मौलिक अधिकार। कौन है ये? तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। और मौलिक अधिकार आपको पता है भाग 3 में इनको जगह दी गई है। 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक इनको रखा गया है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा मंदिर है जो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है खजुराहो। खजुराहो मंदिर जो है आपकी कामुक रचना के लिए, या इस पर जो चित्र बने हुए हैं, या ऐसे कह लीजिए इन पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, ठीक है, वो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि ये आपका मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर। और इसका जो निर्माण कराया था वो आपका चंदेल शासकों ने
कराया था। किसने कराया था? 1000 ईस्वी के आसपास चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। कामाख्या देवी मंदिर आपको पता है आसाम में है। कहां पर है? तो ये आपका आसाम में पड़ने वाला है, ठीक है। और यहीं पर आपका अंबुबाची मेला का आयोजन यहीं पर किया जाता है, ठीक है। मार्तंड सूर मंदिर जो है आपका, ये कहां पर है? ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये कहां पड़ता है? आपका गुजरात में। और दिलवाड़ा मंदिर आपको पता है ये आपका राजस्थान में पड़ने वाला है, और ये कहां पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या को कहा जाता है? और आपको पता है कि आरपीएफ में थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है साइंस का, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? यदि मैं आपसे इसको समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं, या इसी को आप समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हो? समांगी मिश्रण के नाम से जानते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एक मिश्रण बना रहा हूं, ठीक है, एक मिश्रण बना रहा हूं जिसमें आपका पानी है और उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी, तो जब मैं घोलूंगा, घोलने के बाद जो चीनी के कण हैं और पानी के कण हैं, दोनों को मैं सेपरेट देख नहीं सकता अलग अलग, ठीक है। तो मुझे केवल क्या दिखाई देगा? मुझे केवल पानी दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण या समपार्श्विक मिश्रण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो भारत का अधिकांश भाग जो है आपको पता है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। जलोढ़ मिट्टी से क्या है? ढका हुआ है, जो लगभग लगभग 43% भारत के भूपृष्ठ पर फैली हुई है। और इसको जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? तो कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। और ये जो जलोढ़ मृदा है इसका निर्माण आपकी जो नदी तंत्र है, जैसे सतलज हो गई, आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इन नदियों के जो कह सकते हो बेसिन है, उसमें इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो नदी घाटियों में इस मिट्टी का निर्माण होता है, जो लगभग 43% भारत के भूपृष्ठ पर फैली हुई है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल से संबंधित आपका विकल्प ए के एफ आई हो जाता है। ए के एफ आई की बात करता हूं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एमचोर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमचोर कबड्डी फेडरेशन फेडरेशन ऑफ ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1973 में की जाती है, जो कबड्डी के रेगुलेशन के लिए भारत में जिम्मेदार है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर हो जाता है? तो जयपुर में हो जाता है। एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया 1973 में इसकी स्थापना होती है, और जयपुर में इसका जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। वही फीफा की बात करता हूं, आपको पता है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, और जो आपका बीसीसीआई है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 1885 में की गई थी। 1885 में इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी रचना की जाती है, ठीक है। ए ओ ह्यूम। और इसके पहले जो अधिवेशन में, पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में ए ओ ह्यूम के द्वारा बंबई में पहला अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया, ठीक है। और जिस समय कह सकते हो 1885 में जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन था। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं क्वेश्चन की, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? कौन सा आणविक एक अखंड है जो कह सकते हो अक्रिय है ना, नोवेल है, इनर्ट है, आसानी से अभिक्रिया नहीं करता? तो आणविक अखंड आप किसको कह सकते हो? तो यहां पर आप आर्गन को कह सकते हो, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक 18 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है? 18 है, ठीक है। आपको पता है कि वायुमंडल में, जो वायुमंडल है हमारा, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है आपकी? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपको पता है कौन सी है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो आपकी ऑक्सीजन है।
ठीक है। और तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस आपको पता है ये कौन सी है, तो आर्गन है, जिसका कंसंट्रेशन वायुमंडल में 0.93% आपका मिलता है। ठीक है, 0.93% इसका मिलता है। आणविक अखंड है तो आपका आणविक आपका आर्गन का हो जाएगा। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो इनमें से कौन सा है भाई साहब, तो इसमें से आपको पता है कि 10 डिग्री चैनल आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सेपरेट करता है। वहीं अगर मैं 8 डिग्री चैनल की बात करता हूं तो ये आपका लक्षद्वीप को, किसको, तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को क्या करता है, मालदीव से अलग करता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है, यानी किसके कारण क्षय रोग होता है। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल एक मतलब डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियल ठीक है, ट्यूबर माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस। तो यहां लिख देते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस इसका एक जीवाणु है जिस कारण टीबी रोग या क्षय रोग आपका होता है। ठीक है, आपको पता है टीबी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी रोग मनाया जाता है। इतनी बातें इसमें क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति कैसी हो जाती है, तो दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष गति होती है। आपको पता है जो आपका घर्षण है वो एक बल है। ठीक है, जो दो सरफेस के मध्य लगता है, दो सतहों के मध्य लगता है, तो उनके मध्य जो सापेक्ष गति होती है उसको संघर्ष गति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील किस नदी के तंत्र के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका गोदावरी और कृष्णा, जिसको आप केजी डेल्टा के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या कहते हो इसको, केजी डेल्टा के नाम से इसको जाना जाता है। केजी डेल्टा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो केजी डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कोलेरू झील आपको पता है आंध्र प्रदेश में पड़ती है और आंध्र प्रदेश में यह एक मीठे पानी की झील है। किसकी है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, और ये किस उस पर पड़ती है, किसके बीच में पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में। आपको बता दें कि कोलेरू झील भी एक आपकी कैसी झील है, ये भी आपकी लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील का उदाहरण आपकी कोलेरू झील है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल संविधान का 331 है उसके तहत लोकसभा और आपके विधानसभा में दो सदस्य, विधानसभा में एक और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा और यहाँ पर विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करे जाते थे। कौन, आपके एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो 2 जो सदस्य लोकसभा में किसके द्वारा, आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते थे उनका मनोनयन क्या कर दिया गया है, तो समाप्त किया गया है ना। ये 2 किए जा सकते थे, कब किया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। कब किया गया, 2019 में 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इन 2 एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने करता था, तो आपका राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करता था। अगर मैं आगे बात करता हूं तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाभिक का आविष्कार किसने किया था, या ये टाइपिंग एरर हो सकती है या ये बनाने वाले की गलती हो सकती है। तो कोशिका के नाभिक की खोज कह सकते हो यहाँ पर।
ठीक है, कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये आपकी रॉबर्ट किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन इसका आंसर होने वाला है। कोशिका का जो न्यूक्लियस था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। अगर रॉबर्ट हुक की बात करता हूं तो इसने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज? तो कोशिका की खोज इसने 1665 में कोशिका की खोज करने वाला रॉबर्ट हुक था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करता हूं तो पेनिसिलिन की खोज करने वाला आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। एंथोनी वॉन लीवेनहॉक की बात करता हूं तो बैक्टीरिया की खोज करने वाला आपका एंटनी वॉन लीवेनहॉक था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगर आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, अशोक स्तंभ कहां पर है? तो अशोक स्तंभ आपको पता है ये आपका सारनाथ या वाराणसी के सारनाथ में आपका पड़ता है। ठीक है, और अशोक स्तंभ जो आपका इस पर आपको पता है 4 सिंह इस पर एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हैं, और यही आपका अशोक स्तंभ ही आपका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा इसको अपनाया गया है। ठीक है, और कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, इसको, और इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसको बनवाया किसने था? तो इसको अशोक के द्वारा, जो मौर्य वंश का एक शासक था अशोक, महान अशोक जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ठीक है, तो क्या है आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है रेयॉन। ठीक है, जिसको आप कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हो। क्या जानते हो इसको? कृत्रिम रेशम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कृत्रिम रेशम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अपक्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर होते थे, ये मंदिर होते हैं, उनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम या गोपुर कहा जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है या गोपुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, इस वाक्य को क्या समझाता है? इस वाक्य को क्या समझाता है? ठीक है, तो ये कहता है हमारे सतत विकास के बारे में। ठीक है, सतत विकास एक ऐसा विकास है कि जो भविष्य में पीढ़ी आने वाली है उसकी जरूरतें जो हैं वो उसकी कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, या उसके कह सकते हो कि जो भविष्य की पीढ़ी है जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को बिना गवाए, बिना धक्का दिए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, आज की जो हमारी जरूरतें हैं हम उसको पूरा कर लें। ठीक है, तो ऐसे विकास को आप सतत विकास के नाम से जानते हैं। इसको संधारणीय विकास भी कहा जाता है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भविष्य में जो पीढ़ी आ रही है उसकी जरूरतों को हम धक्का दिए बिना या उसकी जरूरतों को हम नुकसान पहुंचाए बिना आज अपनी जरूरतों को पूरा कर लें, इसी विकास को आप सतत विकास के नाम से जानते हो। तो कहीं ना कहीं इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात ज्यादा कही जाती है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात इसमें कही जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई आपकी क्या है? तो कोई इकाई सापेक्ष घनत्व की नहीं होती है। ठीक है, जो सापेक्ष घनत्व होता है उसकी इकाई नहीं होती। अगर मैं वही घनत्व की बात करता हूं तो घनत्व की इकाई आपकी क्या हो जाती है? तो किलोग्राम मीटर क्यू माइनस के क्यू, है ना, किलोग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम माइनस के क्यू, है ना, ऐसे लिख सकते हो। एक किलोग्राम बटे मीटर क्यू भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण कराने वाला आपका कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है खिलजी वंश का दूसरा शासक था जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक जाता है। ये दिल्ली सल्तनत पर बैठा एक मतलब कह सकते हो जो दैवीय शक्ति को आधार मान करके राजा बना था। वही बलवन की बात करता हूं तो ये आपका
खिलजियों के बाद ही आपका बना था। तो ये आपका बलबन जो है इसने सिजदा पैबॉस जैसी प्रथा को सिजदा पैबॉस जैसी प्रथा को चलाया था। ठीक है, सिजदा पैबॉस जैसी प्रथा को इसने चलाया था। ठीक है, इसी ने रक्त रक्त और लौह की नीति को रक्त लौह की नीति को इसने अपनाया था। ठीक है, रक्त लौह की नीति को अपनाने वाला बलबन, सिजदा पैबॉस चलाने वाला बलबन। और अलाउद्दीन खिलजी ने आपका क्या चला, अलाई दरवाजा दिल्ली में बनवाया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं तो बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 273.15 केल्विन। क्या होगा? केल्विन होगा। ठीक है, गलनांक मतलब ये चीज होती है कि जो कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ होता है तो वो अपनी अवस्था बदलने लगे, है ना, तो उस तापमान को आप गलनांक कहोगे। तो वो तापमान कितना है बर्फ के लिए? 273.15 केल्विन होता है, जिसको अगर सेल्सियस में देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ये आपका हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका तापमान होता है, तापमान की जो एसआई यूनिट होती है, कौन सी एसआई यूनिट आपको पता है कौन सी है? तो आपकी केल्विन हो जाती है। ठीक है, तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? आपकी केल्विन होती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है तो एंजल फॉल्स हो जाता है, एंजल झरना हो जाता है, जो जो आपका वेनेजुएला में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? वेनेजुएला, जो साउथ अमेरिका का एक देश है, वेनेजुएला में ये आपका झरना पड़ने वाला है। और ये किस नदी पर पड़ता है? तो ये आपका चेरुन नदी पर पड़ता है। किस पर? चेरुन नदी पर पड़ता है, जिसकी हाइट लगभग 979 मीटर हो जाती है। ठीक है, तो 97 मीटर इसकी जो हाइट है वो आपकी हो जाती है। वेनेजुएला में पड़ता है, चेरुन नदी पर है, 979 मीटर इसकी हाइट है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा झरना इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो आपको पता है कि सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद में आपका पाया जाता है। मुंडकोपनिषद से आपका सत्यमेव जयते जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। मुंडकोपनिषद आपका एक कह सकते हो अथर्ववेद का एक आपका भाग या अंश इसको कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद का भाग या अंश इसको कहा जाता है। और यहाँ से सत्यमेव जयते आपका शब्द यहाँ से ग्रहित है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ओलंपिक पदक विजेता जो आपके सुशील कुमार हैं वो आपके कुश्ती से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? कुश्ती से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सुशील कुमार जो थे इन्होंने 2012 ओलंपिक यानी कि लंदन ओलंपिक 2012 में लंदन ओलंपिक में क्या क्या हासिल किया था? तो लंदन ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया था। ठीक है, और इन्हें 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या इसको मेजर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से भी अब जाना जाता है। तो इससे इनको नवाजा जा चुका है। तो सुशील कुमार को 2009 में मेजर ध्यानचंद, 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक विजेता थे और ये कुश्ती से संबंधित थे। अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन 27वां, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो जो नर्मदा नदी है आपकी किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक स्थान से निकलती है। अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक पठार से निकल करके ये आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे दो पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए ये नदी आपकी किधर बन जाती है? ये नदी आपकी पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहां पर? खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य ये भ्रंश घाटी में बहती हुई पूरब से पश्चिम की ओर पश्चिम बढ़ती बहती हुई, ठीक है, भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। और कहां पे निकलती है? अमरकंटक से। जल कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी में। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो 28वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह इस्पात की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसको पिट्सबर्ग कहा जाता है और ये आपका यूएसए में पड़ता है।
पिट्सबर्ग कहां पर है? यूएसए में आपका पढ़ने वाला है, जहां जिसको लौह और इस्पात की राजधानी के नाम से जाना जाता है। मास्को राजधानी आपको पता है, रूस की राजधानी मास्को है, वही लंदन ब्रिटेन की राजधानी आपकी लंदन है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है शरावती। शरावती नदी पर कुंचिकल, क्या है आपका? कुंचिकल जो झरना है वो आपका सबसे ऊंचा झरना है, और ये कहां पर है? आपका कर्नाटक में। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार है वो ये है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, और ये आपका अनुच्छेद 14 बताता है। कौन सा बताता है? अनुच्छेद 14 बताता है। ठीक है, क्वेश्चन 30 हो चुके हैं, और अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप वीडियो को या सेशन को लाइक कीजिएगा या आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपको बस ये कंटेंट अच्छा लगना चाहिए, है ना, इसी में हम खुश हैं। बस थोड़ा सा अगर मोटिवेशन हमको भी मिल सके तो थोड़ा सा लाइक करके हमको बता दीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। ऐसे ही हम PYQ चला रहे हैं, ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? ये कराया था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, महाबलीपुरम जो मंदिर था उसका भी निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम जिसको कहा जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। वहीं अगर महाबलीपुरम के रथ मंदिर की बात करोगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर की बात करोगे तो उसका निर्माण आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और ये किस वंश के शासक थे दोनों? ये दोनों थे आपके पल्लव वंश के शासक। किसके? तो पल्लव वंश के शासक ये दोनों थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश, नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण कराया था। जो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय था उसने महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और ये पल्लव वंश से बिलोंग करते थे। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है भारत में? तो बताइए किसको दी गई है? बताइए सभी भारतीय, किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो सभी भारतीय नागरिकों को, है ना। तो जो भारत के नागरिक हैं उनको भारतीय स्वतंत्रता दी गई है भारत में, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और आपको पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो आपके संविधान में अनुच्छेद है वो आपके 25 से लेकर के 28 तक चले जाते हैं। 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता आपके पास होगी। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप कि जिस धर्म से जुड़े हुए हैं उसके लिए धार्मिक प्रबंध आप कर सकते हैं। 27 कहता है कि आप या राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा या आप ऐसा कोई टैक्स नहीं देंगे धर्म के नाम पर जो किसी एक धर्म की अवृद्धि के लिए खर्च किया जाता हो। 28 कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी शैक्षणिक स्थल पर जो वित्त पोषित है आपका सरकार के द्वारा, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो आपको आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक ये आपको याद रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर मैं आगे बात करता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आपको पता है कि फेरिक या फेरस ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं आगे बात करता हूं तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई? तो सार्वभौमिक परिषद या पहली सार्वभौमिक परिषद कब बनी, है ना, इसका क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1893 के तहत। आपको पता है भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1893 के द्वारा इसका गठन किया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में बने हुए वो किसको समर्पित है? तो आपके शंकर भगवान को समर्पित है। ठीक है, कंदरिया महादेव जो था आपका, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर जो भगवान शिव के एक नाम पर दिखता है जिनका नाम है कंदर्पी। कंदर्पी भगवान शिव का नाम है जिस कंदर्पी के नाम पर कंदरिया महादेव का मंदिर का नाम रखा गया है। और कहा जाता है कि ये महादेव शिव का या महादेव का क्या है? आध्यात्मिक स्थल है।
ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में पड़ता है। आगे बात करते हैं तो राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। राइडर शब्द जो है वो आपका राइडर या रेडर जिसको कहते हैं वो आपका कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आपका क्रिकेट में दो लोग होते हैं, एक होता है बल्लेबाज और एक होता है गेंदबाज। तो ऐसे ही कबड्डी में दो बड़े फेमस होते हैं, एक होता है रेडर और एक होता है डिफेंडर, है ना। रेडर वो जो जाता है दूसरे पाले में और कुछ लोगों को छी करके वापस आता है ना। और डिफेंडर वो होता है जो आ रहा है उसको डिफेंड करता है, ठीक है। तो राइडर शब्द आपका कबड्डी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। जो वास्तुकला में पंचायतन शैली है वो किससे संबंधित है, वो आपका मंदिरों से संबंधित है। पंचायतन शैली एक ऐसी शैली होती है कि जिसमें बीच में एक मेन आपका मंदिर होता है और उसके आसपास चारों दिशाओं में चार मंदिर और होते हैं। इस प्रकार से बनी शैली को आप पंचायतन शैली के नाम से जानते हो, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश का अधिकतम अवधि क्या होगी भाई साहब। तो क्या होगी, तो ये होगी आपकी 6 महीने और 6 सप्ताह, यानी कि अगर, ठीक है। तो अध्यादेश जारी कौन करता है, अध्यादेश आपके राष्ट्रपति जारी करते हैं। कब, जब संसद का कोई एक सदन सत्र संसद का जब संसद के सदनों का सत्र नहीं चल रहा होता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत मिली हुई है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, तो 6 सप्ताह के अंदर अगर संसद उसका अनुमोदन नहीं करती तो ये अध्यादेश खत्म हो जाएगा। और ये अनुमोदन करने के बाद लगभग कितने टाइम तक जारी रहता है, तो 6 महीने तक जारी रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है 6 महीने और 6 सप्ताह, ठीक है। आगे बात करता हूं, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो इसका क्वेश्चन होता है, आंसर होता है आधा लिली। अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है, तो अर्ध लिली के आकार की अर्ध पद्मासन की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए कि राज्य का राज्यपाल कौन होता है, ठीक है। आज 40 क्वेश्चन है, आगे हम 50 क्वेश्चन इसमें लाने की कोशिश करेंगे और एक पूरा प्रॉपर पीवाईक्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उनका विश्लेषणात्मक हम आपके समक्ष व्याख्या भी करेंगे। तो राज्य का राज्यपाल कौन होता है, तो आपको पता है कैबिनेट राज्य का राज्यपाल होता है। जो कैबिनेट होता है, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, वो अपने राज्य में अपने अपने विभागों का या अपने अपने मंत्रालयों का क्या होता है, प्रमुख होता है और इन्हीं के हाथ में राज्य की बागडोर होती है। तो इसीलिए हम राज्य का राज्यपाल, ठीक है, किसको कह रहे हैं, तो कैबिनेट को कह रहे हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। आशा करता हूं कि ये सेशन आप कंप्लीट देखोगे, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। यही ट्रेंड है और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको अपनी तैयारी को एक धार देनी है और सुनिश्चित करनी है अपनी एक सीट। तो आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में और अलग पीवाईक्यूज लेकर के, ठीक है, जो आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन क्लासों को लेते रहिएगा, ठीक है, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।